students, as you know that last time we were doing the naming of different organic compounds. So today we are going to start with the next part of the naming. This is the last part of naming और उसके बाद हम लोग अपने chapters को शुरू करेंगे. So last part of naming है that is acid. Okay, my dear students. So today we are going to start with the esters. एस्टर्स क्या होते हैं? दुनिया में हर वो चीज जिसकी स्वीट स्मेल होती है, जिसकी स्मेल आपको अच्छी फील होती है, उस चीज को हम लोग एस्टर का जो है वो नाम देते हैं. ठीक है. लेट्स सपोज इफ यू एंटर इन योर होम, ठीक है, आपकी मदर जो है वो खाना पका रही है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, आपके नाक में जाती है, आपको अच्छी लगती है, तो इट कंटेन्स एस्टर्स. आप लोग कोई जूस पीते हैं, आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो उसके अंदर एस्टर्स मौजूद है. ठीक है. परफ्यूम होते ही फूड एस्टर्स है. परफ्यूम इटसेल्फ इज एस्टर. ठीक है. तो कोई भी चीज जो स्वीट स्मेलिंग होती है, जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगे, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगे, तो उसके अंदर मेरे बच्चों एस्टर्स मौजूद होते हैं. अब एस्टर्स को नेम कैसे करते हैं? ये देखिए, एस्टर्स में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ लगा होता है एंड ओ शुड बी अटैच्ड विद द कार्बन चेन. आप लोगों को याद होगा कल मैंने बताया था कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर ओ के साथ एच लगा हो तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड होती है अगर ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन लगते हैं. लेकिन अगर ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन की बजाय कार्बन की चेन कंटिन्यू हो जाए मेरे बच्चों, तो दिस वन इज कॉल्ड एज द एस्टर. और इसको नेम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये कार्बन की चेन इधर भी कंटिन्यू हो सकती है, इधर भी हो सकती है. नाउ हाउ कुड वी नेम इट? हम इसको नाम कैसे दे सकते हैं? आप लोगों ने क्या करना है? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, इसके दो हिस्से करते हैं, दो टुकड़े करते हैं. अब ऑक्सीजन की तरफ वाली जो कार्बन की चेन है, उसको आप लोग कार्बन काउंट कर लें कि कितने कार्बन है, उसको आपने पहले लिखना है, फर्स्ट नंबर पे लिखना है. लेट्स सपोज इस तरफ 3 कार्बन है, तो 3 को प्रोपा कहते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइल. 2 कार्बन है तो इथाइल, 5 कार्बन है पेंटाइल. ठीक है जी. तो इसको एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं. यहाँ पे जितने भी कार्बन हो उसके एंड पे आपने YL लगाना है, इसको पहले लिखना है. और जो सी डबल बॉन्ड ओ वाली कार्बन की चेन है, उसको आपने दूसरे नंबर पे लिखना है, बाद में लिखना है. इसमें जितने भी कार्बन हो उसके एंड पे आपने NO8 लगा देना है. यानी अगर 2 कार्बन हो तो एथानोएट, 3 कार्बन हो प्रोपानोएट, 5 कार्बन हो पेंटानोएट. तो मेरे बच्चों, आपने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ऑक्सीजन और सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ पे है, उनके 2 हिस्से करते हैं. और एक और मजे की चीज, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन इसी तरफ को होगी, ऑक्सीजन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकती है. तो जिस तरफ ऑक्सीजन होगी वो चीज एल्काइल ग्रुप है, जिस तरफ सी डबल बॉन्ड ओ वाली चेन होगी वो आपकी NO8 ग्रुप है. डिड यू गेट इट? अब हम यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं, देन यू विल गेट टू नो इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है. ये देखिए कि CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3. नाउ इफ यू लुक अप हियर माय डियर स्टूडेंट्स, हियर C डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन लगी होती है. ठीक है जी. और इसके जो है वो हम लोग 2 हिस्से कर देते हैं लाइक डायग्राम. ऑक्सीजन की जो साइड होती है मेरे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द एल्काइल ग्रुप. ऑक्सीजन की तरफ 1 कार्बन है तो दिस इज मिथाइल. ठीक है जी. और दूसरी तरफ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो इसको कहते हैं ब्यूटानोएट. so this is methyl, this is butanoate. is it clear? अच्छा जी, एक और बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा उल्टा करके बना देता हूँ. CH3, CH2, CH2O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3.
like that. Now if you look up here, my dear students, C double bond O and O. This O is attached with a carbon. ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, ये CH2 का मतलब है इसके ऊपर और नीचे हाइड्रोजन इस तरह लिखी हुई है, ये मतलब है ये असल में ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो लेकिन इसको जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग CH2 लिख देते हैं, तो आप लोग मत ये समझिएगा कि ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इज अटैच विद द कार्बन, ये कार्बन के साथ आपका जो है वो अटैच हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे नेम करना है मेरे बच्चों, आप लोगों ने इसके देखिए जी दो हिस्से करते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ कितने कार्बन है तो काउंट कर लेंगे 1 2 3, so this is प्रोफाइल। ठीक है जी, और C डबल बॉन्ड O की तरफ कितने कार्बन है 1 and 2, so this is एथेनोएन। तो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों याद रखें कि हर ऑक्सीजन वाली जो साइड होती है वो एल्काइल ग्रुप होती है। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O वाली जो साइड होती है वो आपकी हमेशा नोएट ग्रुप जो है वो मिली जाती है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जिस तरफ को मर्जी हो सकता है। अब एक और चीज समझ लें आप लोग, if you look up here, your esters could be written like that: CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CO2 and CH2 and CH3। हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, तो ये जो C डबल बॉन्ड O और O है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इकट्ठा लिख देते हैं CO2 लिख दिया। तो ये CO2 जो है ये भी C डबल बॉन्ड O को शो करवा रहा है। ठीक है, तो इसको नेम देने का तरीका ये होता है कि अगर CO2 के दोनों तरफ कार्बन मौजूद हैं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एस्टर। आप लोग क्या करें कि ऐसे कंपाउंड में CO2 के नीचे लाइन लगा के C और O2 के दो टुकड़े कर दें लाइक दैट। तो ऑक्सीजन की साइड पे दो कार्बन है, तो दिस इज इथाइल। दूसरी साइड पे 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं ब्यूटा, तो क्या बन जाएगा ब्यूटा नोएट। सर हमेशा से राइट हैंड साइड में नहीं होगा, अगर ऐसे लिखा होगा। सर जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी हो सकता है, आपने ऑक्सीजन की साइड देखनी है कि किस तरफ को आ रही है। अगर ऐसे लिखो तो ऑब्वियसली हमेशा राइट ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये देखो अभी बना देता हूँ, ये लो चंदा CH3 CH2 O2 C CH2 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 एंड CH3। ये देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है CO2, इसके दो टुकड़े कर दो, O की तरफ दो कार्बन है तो इथाइल, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 तो पेंटानोएट। You got it? So this is how, my dear students, the organic compounds they are being named. आप बेटा कौन सी क्लास में O2 में और किस स्कूल में देखिए J2 में। अभी O2 का सिलेबस जो है ना ये हमारी ऑर्गेनिक चल रही है, इसके बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, आप ये सुनते जाओ, ठीक है, आपका फायदा ही हो जाएगा, क्लास 7 में जाओगे सुनते जाओ। ये 10 तक काउंटिंग जो है ना आप याद कर लो कब तक। मीठा 1 को कहते हैं, मीठा 2 को, प्रोपा दिस इज 3, ब्यूटा दिस इज 4, पेंटा दिस इज 5, हेक्सा दिस इज 6, हेप्टा दिस इज 7, ऑक्टा दिस इज 8, नोना दिस इज 9 एंड डेका दिस इज 10। तो ये काउंटिंग 10 तक जो है वो आप याद करें, इट विल हेल्प। जी मेरे बच्चों ये सबको एस्टेट्स की समझ लगी है नहीं? आप मुझसे सब लेट पहुंच रहे हो, ट्रैफिक बहुत मिली है। अच्छा ओके गाइस, आई एम गोइंग टू रब दिस वन, ये मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कुछ एस्टेट्स बना रहा हूँ और आप लोग इसको जो है वो नेम कर दीजिए प्लीज।
Okay, guys, you have to name these compounds. I have written the three compounds up here, and I'm going to ask different students to give me the answer of these. जी सादिक, बोलो पहले का नाम क्या होगा? जी, इसके यहाँ से आपने दो टुकड़े कर दिए, ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन है, एक को हम कहते हैं मीथा। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन वाली साइड को एल्काइल ग्रुप कहते हैं, जिसका नाम बन जाएगा मिथाइल, पाया जाता है। और यहाँ पे तीन कार्बन है, तो सी नो वाली जो साइड होती है उसके एंड पे नोएट आते हैं, सी को हम प्रोपा कहते हैं, इसका नाम बन जाएगा प्रोपानोएट। गुड हो गया। चलिए जी, who's going to tell me? मोहम्मद बोलोगे, सेकंड कंपाउंड का नाम बताओ, क्या होगा बेटा? तो दूसरे वाला होगा इथाइल हेक्सानोएट। ये देखिए कि CO2 ये मौजूद है आपका। CO2 के आप दो टुकड़े करते हैं इस तरीके से, ऑक्सीजन की साइड पे एक कार्बन है, तो दिस इज माय डियर मिथाइल, और दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज हेक्सानोएट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आके CO2 के नीचे लाइन लगा के दो टुकड़े कर दिए, ऑक्सीजन की तरफ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो दिस इज पेंटाइल, क्योंकि ऑक्सीजन वाली चीज के एंड पे वायल आता है, दूसरी तरफ दो कार्बन है, सो दिस इज एथानोएट। ये अगला देखते हैं, इसके दो टुकड़े कर लें, ऑक्सीजन की तरफ तीन कार्बन है, सो दिस इज प्रोपाइल, और इधर दो कार्बन है, तो दैट इज एथानोएट। सो दिस इज हाउ माय डियर द एस्टर्स दे आर बीइंग नेम्ड। एस्टर्स इस तरह भी बने होते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी बने होते हैं। आप लोगों को जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसमें दोनों तरीकों से आते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू नेम दिस एस्टर्स। ठीक है जी, ये नेमिंग आप लोगों की जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आज कंप्लीट हो गई है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर नाउ ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैन आई हैव दिस वन? Okay, beta, we are going to start with the chapters now of the organic chemistry. Chapter 1 जो है that is petroleum. पेट्रोलियम जो है मेरे बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है पेट्रोलियम जो वर्ड है, टू ग्रीक वर्ड्स। नॉर्मली जितनी भी साइंस में नेमिंग है वो ग्रीक लैंग्वेज से आती है, क्योंकि ग्रीक पे सबसे ज्यादा जो है वो साइंस के ऊपर काम हुआ था। तो जितने भी कंपाउंड्स के नेमिंग हैं और इसके अलावा जितने भी ये पुराने नाम हैं, ये सारे जिस तरीके से आजकल इंग्लिश अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, किसी जमाने में ग्रीक एम्पायर जो है वो सुपर पावर हुआ करता था। तो उस वक्त उनकी जुबान हर जगह पे चलती थी, तो जो भी नई चीज बनती थी उसका नाम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज पे रखा जाता था। तो पेट्रोलियम जो है ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बने। कौन कौन से? वो दो ग्रीक वर्ड हैं। द फर्स्ट वर्ड दैट इज पेट्रो, और दूसरा जो वर्ड है मेरे बच्चों दैट इज ओलियम। पेट्रो को अगर हम लोग ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एन ऑयल विच इज प्रेजेंट अंडर द रॉक्स, जो रॉक्स के नीचे जो है वो मौजूद है, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम इज एन ऑयल प्रेजेंट अंडर
क्रॉस। ठीक है जी। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द पार्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम के कितने हिस्से होते हैं जी? पेट्रोलियम के 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं एल्केन। एल्केन मैंने आपको नेमिंग में बताया है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और ये लॉन्ग चेन्स, छोटी चेन्स सारी इसमें हो सकती हैं। दूसरी चीज जो पेट्रोलियम का पार्ट होती है उसको कहते हैं साइक्लोएल्केन। ये क्या क्लास है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। और आखिरी चीज जो पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होती है दैट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो एल्केन्स आपको मैंने बताया है कि कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं जी, जिसमें 1 2 5 10 15 20 50 100 200 कार्बन वाली लंबी चेन्स होती हैं, स्ट्रेट चेन्स। ठीक है जी। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स आपकी होती है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगे होते हैं लाइक दैट। तो ये जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, ये सारे हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से 2 5 10 15 20 50 100 200 कार्बन की लंबी चेन जो है वो एल्केन्स की पेट्रोलियम में मौजूद है। यहां तक समझ लगी है? साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? इसमें भी कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन अ साइक्लिक मैनर लाइक दैट। अब हर कार्बन के साथ आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग 4 लाइनें लगा सकते हो, 4 बॉन्ड बना सकते हो, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के साथ 2 लाइनें लगी हुई हैं, 2 लाइनें और लगा के और हाइड्रोजन लिख दें। इस कार्बन के साथ 2 लाइनें हैं तो 2 लाइनें और लगा के हाइड्रोजन लिख दें। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लिख दें। तो ये कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में है सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम होगा मेरे बच्चों, साइक्लो का वर्ड लिखिए, 3 कार्बन है, 3 को प्रोपा कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो लैंग्वेज बताई है तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। सो दिस इज साइक्लो प्रोपेन। अगर सपोज करें कि आपके पास 4 कंपाउंड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है जी, और इनके साथ हाइड्रोजन आप लोग लगा लें, 2 हाइड्रोजन सबके साथ लगेंगे, क्योंकि हर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं। जितने बॉन्ड कम हो उतनी हाइड्रोजन लगती है। तो इसमें साइक्लिक फॉर्म में 4 कार्बन है, सो दिस इज माय डियर साइक्लोब्यूटेन। अगर 6 कार्बन हो साइक्लिक फॉर्म में इस तरीके से लाइक दैट, ठीक है, सबके साथ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं साइक्लिक फॉर्म में अगर चीज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लोहेक्सेन। अगर 8 कार्बन होंगे तो साइक्लोऑक्टेन। तो इस तरीके से मेरे बच्चों इनको हम लोग जो है वो नाम देते हैं, these are the cycloalkanes। you got it? उसके बाद अगली चीज पे आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? आपका एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है C6H6। जरा गौर से देखते जाइएगा, मतलब जरा गौर से। C6H6 क्या होता है कि आपके पास 6 कार्बन होते हैं साइक्लिक फॉर्म में इस तरह। ठीक है जी। इनके साथ 6 ही हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है लाइक दैट। ठीक है जी। और इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड है, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। ये जो कंपाउंड बन गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं बेंजीन। और ये बेंजीन जो है ये किसी भी कंपाउंड में अगर मौजूद होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम में 3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो आपकी लॉन्ग कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होती है, लंबी लंबी चेन्स। ठीक है। दूसरी, पेट्रोलियम के अंदर साइक्लोएल्केन्स होती हैं साइक्लिक फॉर्म में। और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन वाला जो रिंग है ये मौजूद होगा, इसके साथ कुछ भी लगा हो सकता है। तो बेंजीन मौजूद हो अगर कंपाउंड में तो दैट विल बी द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपके सिलेबस में ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तफसील नहीं है। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स में है, ये आपके सिलेबस में है, तो इसको हम लोग तफसील से पढ़ेंगे। यू गॉट इट? चलें आगे। चलिए जी, ये कॉपी अगर कर ली है इसको रख कर दूं।
Okay, मेरे बच्चों, we are going to start with the fractional distillation of पेट्रोलियम। हम लोग पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो करने जा रहे हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी दिया था। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन दोनों में क्या फर्क होता है? सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एक सॉलिड चीज जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गई है, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। मसलन आपके पास सॉल्ट है और पानी है, सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया है, एंड यू पीपल वांट टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम द सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अलग गेन करना है, वाटर को अलग गेन करना है, तो उसकी सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि आपके पास लिक्विड्स हैं दो तीन, लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3। ये तीनों लिक्विड जो है ये एक दूसरे के अंदर मिसिबल है। लिक्विड के लिए मेरे बच्चों हम लोग डिसॉल्व का वर्ड यूज नहीं करते। अगर दो लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए तो उसके लिए मिसिबल का वर्ड यूज करते हैं। लेट्स सपोज यू गॉट पेप्सी एंड स्प्राइट, उन दोनों को मिक्स करने, तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्प्राइट की तरह है और पेप्सी की तरह, तो ये मिसिबल लिक्विड है। एक होते हैं इमिसिबल लिक्विड। आप लोग पेट्रोल और पानी को मिक्स करें, जितना मर्जी हिलाएं, पेट्रोल ऊपर आके तैरना शुरू हो जाएगा, वो मिक्स नहीं होंगे, तो वो इमिसिबल है। हम बात कर रहे हैं वो तीन लिक्विड है एक दूसरे में मिसिबल है, डिसॉल्व हो गए हैं, और इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब इसका 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका 78 डिग्री सेल्सियस है, इसका 98 डिग्री सेल्सियस है। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये मिसिबल लिक्विड्स हैं, डिसॉल्व हो गए हैं एक दूसरे में, इनको सेपरेट करना है, तो उसके लिए मेरे बच्चों हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यू गॉट इट? तो पेपर में अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सिंपल डिस्टिलेशन, इफ अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड in a liquid and you want to separate the solid from the liquid, you use simple distillation. And if you got many liquids which are miscible in each other and have different boiling point and you want to separate them, you have to use the process of fractional distillation. तो हम लोग पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब करने जा रहे हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब पेट्रोलियम की करते हैं तो उसके लिए एक ये चेंबर यूज होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर। ठीक है जी, ये फ्रैक्शनेटिंग जो चेंबर है इसके अंदर इस तरीके से हम लोग पेट्रोलियम को इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू पाइप्स। इसके अंदर पाइप आ रहा है, so we are going to introduce the petroleum through pipes, but keep remember before entering it into the fractionating chamber we have to pass it through the heater, और हीटर का टेम्परेचर आप लोग रखते हो 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है जी, ये आपका फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर है। फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर में इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से आपको प्लेट्स जो है वो लगी हुई नजर आती हैं, लाइक दैट। यानी नीचे बड़ी प्लेट होती है, उसके ऊपर छोटी प्लेट होती है, तो इस तरीके से ये प्लेट्स जो है वो लगी होती हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर आपका यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरे बच्चों इस तरीके से ऊपर जाते हुए आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है जी। ऊपर की तरफ जाते हुए योर टेम्परेचर दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। अच्छा जी, अब इसमें करना क्या है मेरे बच्चों, आप लोगों ने
पेट्रोलियम को सबसे पहली चीज इन पाइप्स में डालने, बट मेक श्योर जब पेट्रोलियम पाइप में हो तो देयर शुड नॉट बी एनी एयर बबल, कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर अंदर एयर बबल होगा तो पेट्रोलियम के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है जो कि कंबस्टिबल होती है, जिनको आग लग सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया की हर वो चीज जिसको आग लग सकती है दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इनसाइड देम, उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है। तो पेट्रोलियम भी जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स है। मैंने आपको पहले ही बताया छोटी बड़ी चेन जिसमें सारी मिक्स अप होती हैं। तो आपने पेट्रोलियम को जब पाइप्स में डालना है तो देयर शुड नॉट बी एनी एयर बबल। क्यों? क्योंकि अगर अंदर एयर मौजूद होगी तो हीटर के अंदर टेम्परेचर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस है, तो वो एयर बबल में ऑक्सीजन होगी, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये पाइप्स के अंदर ही पेट्रोलियम को आग लग जाएगी और आपको जनाब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपने जब पेट्रोलियम को इन पाइप्स में एंटर करना है तो मेक श्योर देयर शुड नॉट बी एनी एयर बबल, कोई एयर बबल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही ये हीटर में आता है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम मैंने आपको पहले बताया छोटी बड़ी चेन इसमें मिक्स अप होती हैं, ठीक है। जो छोटी चेन्स होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो बड़ी बड़ी चेन्स होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये चेन है जी 5 कार्बन वाली, और ये आपके पास 2 कार्बन वाली चेन है, इनके साथ हाइड्रोजन अंडरस्टूड है के लगे हुए हैं। ये हाइड्रोजन में शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहा हूं। इधर 3 हाइड्रोजन, एंड वाले में 3 हाइड्रोजन होते हैं, बीच वालों में 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इधर भी लगा देते हैं CH3 CH3, दिस इज CH3 एंड CH3। अब मेरे बच्चों जितनी चेन की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है जी, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? उसकी रीजन ये है कि जब हम बॉयल करते हैं तो इस चेन को ब्रेक नहीं करते, बल्कि जो डिफरेंट चेन्स होती हैं उनके बीच में जो है ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितनी चेन की लेंथ बड़ी होगी ज्यादा होगी, इतनी ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी ज्यादा होगी। जितनी चेन की लेंथ छोटी होगी, ये छोटी लेंथ है चेन की, दिस वन एंड दिस वन, तो इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल मैं आपको नॉर्मली अगर दूं, ये देखें जी, ये मेरे 2 हाथ हैं, अगर ये सिर्फ एक दूसरे के साथ इन टच है तो इस जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अगर ये मैं बाजू तक चीज को ले आता हूं तो ये लंबी चेन है, तो यहाँ पे ये इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी चेन्स के बीच में, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो छोटी चेन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्यों इसका ज्यादा है। तो आपने वहां पे वर्ड क्या यूज करने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स दे आर ग्रेटर, so that is why they have high melting point and boiling point, and short chain hydrocarbons have got weak intermolecular forces of attraction कम होती हैं, तो इसीलिए इसका boiling point भी कम होता है। Everyone got it? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। जब पेट्रोलियम को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे बच्चों, तो हीटर के अंदर टेम्परेचर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस है। तो इतने टेम्परेचर के ऊपर व्हाट वुड हैपन, जो छोटी चेन्स होंगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट होके गैस बन जाएंगी, और जो बड़ी बड़ी लंबी चेन्स होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो गैस नहीं बनेगी, वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगी। तो यहाँ पे पेट्रोलियम गैस और लिक्विड दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोलियम। तो जैसे ही इसको फ्रैक्शनेटिंग चेंबर में डालते हैं तो जो गैसेस होती हैं वो ऊपर राइज करती हैं, लिक्विड उन लोगों का नीचे गिर पड़ता है। अब ये गैसेस जब ऊपर राइज करती हैं तो इसके अंदर डिफरेंट चेन्स होती हैं, छोटी बड़ी, यानी 5, 10, 2, 1, 5, मतलब सारी चेन्स मिक्स अप होती हैं।
तो जिस चेन का जहां जहां पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वहां पे प्लेट्स लगी होती है, वो वहां पे जाके चिपक जाती है गैस, और उसके ड्रॉपलेट्स वहां पे गिरते जाते हैं, और इन प्लेट्स को हम लोग बाहर निकालते हैं, और वो वाली फ्रैक्शन आपकी लैदा हो जाती है। तो सबसे जो ऊपर चीज जाती है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस में कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक की जो चेन्स होती हैं वो मिक्स होती हैं। अगर आप लोगों ने ये वाला कॉपी कर लिया, आई हैव टू हैव दिस वन, इसको कॉपी स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी ने नहीं लिखा तो इसको रख कर दूं, दिस वन। अच्छा जी, पेट्रोलियम गैस जो है इसको अगर हम ठंडा कर लें तो ये ठंडी होकर बन जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम लोग एलपीजी का भी जो है वो नाम देते हैं, एलपीजी। एलपीजी और एलपीजी जो है ये आपको पता ही है, ये कैंपिंग गैस होती है। नॉर्मली लोग जब कैंप्स पे जाते हैं किसी जगह पे, तो वहां पे अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं खाना चाना पकाने के लिए। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जो चीज निकलती है मेरे बच्चों, दैट इज पेट्रोल। पेट्रोल में आपकी कार्बन 5 से लेके कार्बन 12 तक की चेन्स जो है वो मिक्स होती है। और पेट्रोल आपको पता ही है, इट इज यूज्ड फ्यूल फॉर कार्स। गाड़ियों में हम लोग इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी फ्रैक्शन है। ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है, यहाँ पे नीचे की तरफ आते थे बॉइलिंग पॉइंट घटता जा रहा है। उसके बाद जो चीज निकलती है दैट इज नेफ्था। नेफ्था इज अ फीडस्टॉक फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। जितना भी आपका प्लास्टिक वगैरह बनता है मेरे बच्चों, उन सब का स्टार्टिंग मटेरियल नेफ्था होता है जी। उसके बाद अगली चीज जो आती है दैट इज द डीजल ऑयल। डीजल ऑयल जो है इट्स अ फ्यूल फॉर हैवी इंजन्स। आपके जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, बसेस वगैरह होती हैं, उनके इंजन बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें डीजल ऑयल को हम लोग ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है कि कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल इसको कहते हैं। कैरोसिन ऑयल में इसको पैराफिन ऑयल भी कहते हैं, पैराफिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल ये आपका जो है वो जेट फ्यूल भी होता है, हवाई जहाज में इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमाने में अगर आप लोग अपनी ग्रैंड मदर से या किसी बड़े से पूछेंगे तो उस जमाने में जो है वो ऐसे स्टोव हुआ करते थे जिसमें मिट्टी का तेल डालते थे, और उसमें से जो है वो कपड़े के जो है वो बने हुए जो है ना वो चीजें निकली होती थी, उनको आग लगाते थे तो मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ के और वो बर्न करता था, तो उससे लोग खाना पकाते थे जब ये गैस नहीं होती। ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों आपका आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये आपके वैक्सीज में और पॉलिशेस में इस्तेमाल होता है। ये जितनी भी आप लोग शू पॉलिश, टीवी वगैरह ये इस्तेमाल करते हो उन सब के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिरी चीज आपकी बिटुमेन है। बिटुमेन टार को भी कहते हैं। ये जो सड़कों के ऊपर ब्लैक कलर की लुकड़ी डालते हैं और सड़कें बनती है, वो बिटुमेन होती है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोड। तो रोड मेकिंग में जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लैक कलर की होती है, टार होती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाकी इसको इंशाल्लाह ताला कल हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।